नमस्कार। भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनमें एक अटल पेंशन योजना भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में बैंक ऑफ इंडिया मिठनपुरा ब्रांच के ब्रांच मैनेजर डॉक्टर अच्युतानंद जी हैं, जो इस योजना के बारे में हमको विस्तृत जानकारी देंगे और इससे संबंधित बहुत सारी चीजों के बारे में हम इनसे बात करेंगे ताकि हमारे दर्शक इन सारी योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जान सके। तो डॉक्टर साहब, आज इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर अच्युतानंद जी, हम जानना चाहते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय और काफ़ी दिनों तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कोई स्कीम नहीं था ताकि उनका जो सीनियर सिटीजन, जो हमारा उम्र हो जाने के बाद 60 साल के उम्र के बाद, जैसे हमारे सरकारी कार्यालयों से या प्राइवेट कार्यालयों से जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है। लेकिन उसी तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं, जो रिक्शा ठेला चलाते हैं, सब्जी फल बेचते हैं, पान का दुकान चलाते हैं या इसी तरह का और भी छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, जिनका जब जवानी के दौर में तो उनका काम चल जाता है, ठेला भी खींच लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं। लेकिन एक समय आता है जब उनका शरीर साथ नहीं देता है और उस समय में उनका जीवन यापन या उनके परिवार का जीवन यापन बहुत कठिनाई में चला जाता है। और इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने 2010-11 के बजट में एक स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया, जिसमें कि 18 साल से 40 साल के लोग उसमें एंट्री ले सकते थे और उनको 60 साल के उम्र तक के 60 साल के उम्र पार करने के बाद उनको एक पेंशन दिया जाता था। इस स्कीम में जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी कि कोई निर्धारित रकम नहीं था। भारत सरकार ये बतलाने की स्थिति में नहीं होती थी कि वो पेंशन कितना देगी, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता था। जी, इसमें है। लेकिन अटल पेंशन योजना इसी कमी को दूर करने के लिए स्वावलंबन योजना को रिप्लेस करते हुए 2015-16 के बजट में भारत सरकार इस योजना को लाई, जिसका नाम रखा अटल पेंशन योजना, और इसको शुभारंभ हुआ इसका 1 जून 2016 से। इस योजना के अंदर एक निर्धारित रकम जमा करने के लिए और एक निर्धारित रकम का पेंशन पाने के लिए दोनों का व्यवस्था किया गया। तो इसके अंदर 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो भी, जिस तरह के भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग भी छोटे छोटे व्यवसायी थे, उनको इसमें शामिल होने का मौका था। और इसमें जो प्रीमियम, जो मंथली जो जमा होता है, जो एक निर्धारित रकम, वो 18 साल के आदमी के लिए 42 रुपया पर मंथ जमा होता है और इसमें भी 50% भारत सरकार का योगदान होता है और इसको मिला करके जो अमाउंट बनता है वो 60 साल तक जमा करना होता है और 60 साल कंप्लीट करने के बाद जो है सो वो निर्धारित पेंशन 1000 रुपया उसको मिलता है। और ये 1000 रुपया अगर कोई चाहे तो 2000 का कर सकता है, 3000 का कर सकता है, 5000 तक जा सकता है 1000 के मल्टीपल में। और उसी तरह से जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो भी उसी तरह से 42 रुपया से बढ़ करके 210 रुपया तक हो सकता है। तो जिसको जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको उसका लाभ मिलता है और यही इस स्कीम का सबसे बड़ा। अच्छा, इसमें आपने आयु वर्ग तो बता दिया कि 18 से 40 साल। किसी महीने में अगर मान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि इसमें ऐसे गरीब तबके के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, किसी महीने उसको 22 रुपया भी वो जुगाड़ नहीं कर पाया कि वो भर सके, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको अगले महीने? देखिए, उसमें स्कीम में एक सुविधा और दिया गया है कि वो अगर 6 महीना तक अगर वो अमाउंट जमा नहीं कर पाया तब तक वो स्कीम उसका चलता रहेगा। मान लीजिए इस महीने में वो 42 रुपया नहीं जमा कर पाया, इसको अगले महीना में कर सकता है। उसके लिए थोड़ा सा पेनाल्टी है। अच्छा, ठीक है, 1 रुपया पर सैकड़ा का पेनाल्टी लगता है, तो वो उसको देना है। अगर 6 महीना तक अगर वो जमा नहीं कर पाया तो वो अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। मतलब फ्रीज बोले तो उसको फिर से
अपना लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह उनको देना होगा कि भाई हम हैं और हम फिर से इसको चलाना चाहते हैं। अगर फिर भी वो 6 महीना के बाद भी वो अगर नहीं करते हैं, 1 साल तक फिर से बैंक वेट करेगी, और 1 साल के बाद अगर उस दौरान भी आपने जमा नहीं किया तो 1 साल के बाद वो अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, क्लोज नहीं होगा। क्लोज नहीं होगा। और इसके बाद भी अगर 2 साल तक आप पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में खाता बंद कर दिया जाएगा। तो वो पैसा जो उनका जो जमा था वो उनको वापस कर दिया जाएगा। मतलब खाता बंद करने का मतलब ये नहीं है कि बैंक का खाता बंद हो जाएगा। वो पेंशन जो PFRDA के यहाँ जो खाता खुला हुआ है, भारत सरकार का जो एक एजेंसी है जो इस फंड को मैनेज करती है, उसके यहाँ जो पैसा जमा है वो पैसा वो वापस करके आपके सेविंग अकाउंट में वो दे देगा। मतलब आप उससे बाहर हो गए। जी। अच्छा, तो ये आज जो है पूरी बैंकिंग प्रणाली जो है ऑनलाइन हो गई है। अब ऐसी स्थिति में क्या इस योजना में कोई जोखिम भी है, या इसको साधारण आसान तरीके से प्रयोग में किया जा सकता है? ये स्कीम छोटे तबके के लिए बनाया गया है जो मुश्किल से एक छोटा सा मोबाइल भी यूज कर रहा है। और यह सुविधा, इसमें जब आप घुसते हैं तो वहाँ पे ऑटो डेबिट की सुविधा है। बैंक अपने स्तर से उसका हर महीना जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो उसके खाते से कट जाता है अपने आप। निर्धारित तिथि है। निर्धारित तिथि भी आप ये समझ ले कि आप मान लीजिए आज 25 तारीख है, 25 तारीख अगले महीना फिर 25 तारीख को आपके खाते से कट जाएगा। जी जी। तो ये इस तरह से वो कटता है। तो आप ऑटो डेबिट हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि जो लाभार्थी हैं, जो पेंशन योजना लिए हैं, उनको हर महीना कोई आके बैंक में जमा करना नहीं है, ना ही ऑनलाइन जमा करना है, ना ही चेक जमा करना है। तो इस स्थिति में फ्रॉड की कोई संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि बैंक पैसा काटेगी और PFRDA को पैसा जाएगा। अच्छा। तो बीच में तो कोई है ही नहीं। जी जी जी। तो ये अटल पेंशन योजना जो है किन बैंकों में उपलब्ध है, या ये किन बैंकों में इसका खाता खुलवाया जा सकता है? पेंशन योजना उन सभी लोगों के लिए लागू है जो बैंक में खाता रखते हैं, चाहे वो किसी बैंक में, किसी भी बैंक में, चाहे वो सरकारी हो या सेविंग प्राइवेट हो। अकाउंट, सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में अगर है वो पेंशन योजना लेने के लिए अधिकृत है। जी। कंडीशन एक उसमें और है कि वह किसी स्टैट्यूटरी पेंशन स्कीम का सदस्य न हो और इनकम टैक्स पेई न हो। ये 2 कंडीशन है। अगर ये 2 कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो वो पेंशन योजना ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी गांव का एक नवयुवक या नवयुवती, ये तो दोनों भी इसमें, ऐसा तो नहीं है कि नवयुवक नवयुवती कोई भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें तो सभी लोग कर सकते हैं ना? सारे लोग जो हमने कहा ना, बैंक में जिनका भी अकाउंट है, 18 साल से लेकर के 40 साल वर्ग के जो भी पुरुष महिला हैं या जो भी हैं, ट्रांसजेंडर भी इसमें है। अच्छा, ट्रांसजेंडर। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, जो भी, क्योंकि वो भी वोटर है हमारे। जी जी। वोट देने का उनका अधिकार है, तो सभी के लिए है ये। अगर मान लीजिए कि किसी महीने 18 साल में किसी नवयुवक ने ये अपना अकाउंट खोला है, अटल पेंशन योजना, उसने योजना में अपना अंश देना शुरू किया है, और उस समय तो वो मतलब वो अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन किसी तरह से वो 22 रुपया या 42 रुपया आपने जो कहा है वो लगा रहा है पैसा। 22 साल में उसकी नौकरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या, अगर मान लीजिए कि उस नवयुवक की नौकरी आर्मी में हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आर्मी में तो पेंशन है, तो क्या इस मैंने कहा ना, जो भी लोग स्टैट्यूटरी, किसी भी स्टैट्यूटरी पेंशन स्कीम में जैसे ही एंट्री लेंगे, तो अटल पेंशन योजना से वो बाहर हो जाना है। उनको सिंपली एक लेटर बैंक को दे देना है कि अब हम इसमें नहीं रह सकते हैं, मेरा ये रीज़न है, और मेरा पैसा जो आपके पास जमा है वापस कर दीजिए। वो पैसा आपका 1 महीने के अंदर आपके खाते में वापस आ जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए कि अटल पेंशन योजना से क्या क्या फ़ायदा है? एक तो पेंशन आपने बताया, और भी इसका कुछ फ़ायदा है क्या? अटल पेंशन योजना में 3 फायदा है, जो मुख्य रूप से 3 फायदे हैं जी। जैसे पहला जो स्कीम है वो 18 से 40 साल के वर्ग के लोग घुसेंगे, उसमें एंट्री लेंगे,
उसके बाद 40 से 60 वर्ष तक के लिए वो जमा करेंगे। 60 साल जैसे ही उनका कंप्लीट होगा, उनको बैंक में एक लेटर देना है कि मैंने 60 साल कंप्लीट कर लिया है, मेरा पेंशन अब स्टार्ट कर दिया जाए। उनका कंट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा और पेंशन उनका अगले महीना से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही जिस महीने में उनका 60 ईयर पूरा हुआ, उसके अगले महीना से, जैसे आप रिटायर करते हैं 31 को रिटायर करते हैं, अगले महीना के 1 तारीख से आपको पेंशन चालू हो जाता है। वही यहाँ भी होता है। अब आते हैं दूसरा फ़ायदा। पहला बेनिफिट तो पेंशन मिला, जो भी आपने लिया है, सब्सक्राइब किया है 1000 से लेकर के 5000 के अंदर में आपने जो भी किया है वो आपका चालू हो जाएगा। अब पेंशन, जो भी पेंशनर हैं उनके कोई ना कोई स्पाउस भी हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही पेंशनर, जो मेन पेंशनर है, उनका अगर किसी कारण से देहांत हो जाता है तो उनकी पत्नी या पति, स्पाउस को आगे महीना से उनको पेंशन मिलने लगेगा। अब आते हैं, ये हुआ दूसरा बेनिफिट। अब आते हैं तीसरे बेनिफिट पे। तीसरा बेनिफिट ये है कि जब ये दोनों नहीं रहेंगे, ये दोनों को लाइफ लॉन्ग मिलना है, मतलब पहले मेन पेंशनर को मिलना है, उसके बाद स्पाउस को मिलना है, ये लाइफ लॉन्ग चलना है। स्पाउस भी नहीं रहे तो अब आते हैं तीसरे बेनिफिट पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि उस पर एक नॉमिनी बनाया जाता है। जब आप खाता खोलते हैं उसी टाइम आपको नॉमिनी बना देना होता है, और वो नॉमिनी जैसे ही स्पाउस के साथ दोनों डेथ हो गया तो नॉमिनी को अगर आपका पेंशन 1000 के लिए आपने लिया है तो 1,70,000 रुपया एक मुश्त उनको दिया जाएगा, और उसके बाद ये स्कीम उनके लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में हो कि अगर मान लीजिए कि एक दंपत्ति ने ये स्कीम लिया है और उसने नॉमिनी नहीं बनाया है, लेकिन उसका एक नॉमिनी, वंशावली अगर तैयार करके उसके पास एक नॉमिनी हो, दोनों खत्म हो गए हो, पति पत्नी दोनों खत्म हो गए हो, तो अब वंशावली देकर क्या नॉमिनी को पैसा मिल सकता है? देखिए, ये आरबीआई का अब गाइडलाइन आ चुका है। अब किसी भी बैंक में आप जब खाता खुलवाएंगे उसमें नॉमिनी देना मस्ट है। बिना नॉमिनी के पेंशन अकाउंट खुल ही नहीं सकता है। अच्छा। तो नॉमिनी आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप फिर भी कहते हैं कि मेरा कोई नॉमिनी नहीं है तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि इस हम जो पैसा लगाते हैं, इस फंड को कौन मैनेज करता है? भारत सरकार की एक संस्था है, भारत सरकार ने इसी के लिए बनाया हुआ है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एजेंसी, और वो इस फंड को मैनेज करती है। सारा व्यवस्था वो देखती है। बैंक एक माध्यम है, बैंक में आप खाता खोलते हैं, बैंक से, उस खाते से आपका मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है। जब आपका पेंशन चालू होगा तो पेंशन उसी खाते में आएगा। तो वो बैंक एक मतलब माध्यम है उस स्कीम को चलाने के लिए, लेकिन मेन जो उसका कर्ता धर्ता है वो PFRDA है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, वो उसके नियंत्रण में है सारा चीज़। अब जैसे अभी और दूसरी योजनाओं में जो पेंशन दिया जाता है वो DA के अनुसार दिया जाता है, क्या इसमें ऐसी सुविधा है क्या महंगाई भत्ता के साथ जोड़ के कुछ ऐसा मिले गरीबों को भी? क्योंकि आज का 5,000 रुपया अगर कोई 18 साल का अगर नवयुवक या नवयुवती आज अगर पैसा लगाता है और वो 20-22 साल के बाद वो अगर 5,000 के लिए पेंशन योजना चाहता है तो उस समय 5,000 जो है वो आज के हिसाब से उस समय नगण्य मालूम होगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ आपका पॉइंट एकदम वाजिब है, लेकिन आज के दिन में जो स्कीम को चलाया गया है इसमें कोई महंगाई भत्ता वगैरह, क्योंकि वेतन से जुड़ा हुआ नहीं है। महंगाई भत्ता जहाँ भी मिलता है वो एक वेतन से जुड़ा हुआ चीज़ है। जहाँ वेतन है वहाँ महंगाई भत्ता है। जहाँ लमसम मिल रहा है, यह एक कल्याणकारी योजना है भारत सरकार की, जो एक किसी के माने हमारे प्रधानमंत्री के ही दिमाग की उपज होगी कि उसको एक इस तरह का व्यवस्था किया जाए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है प्योरली, जिसके पास कोई निर्धारित न इनकम है, ना कोई साधन है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई व्यवसाय करने की स्थिति में है, वो डेली कमा रहा है, डेली अपना व्यवस्था कर रहा है, उसमें से एक छोटा सा अमाउंट निकाल करके इस स्कीम को चलाया जा रहा है। उसमें भारत सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट कर देती है। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि यह आज के समय में ये बहुत अच्छी योजना है। फ्यूचर में जैसे अभी आप देखेंगे, मैंने थोड़ा मैं विषय अंतर करूँगा कि हमारा एक स्कीम चलता है सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, PM सुरक्षा योजना,
उसमें पहले प्रीमियम हुआ करता था 12 रुपया, अब उसको सरकार ने 20 रुपया कर दिया। मतलब सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया। तो ऐसी जब ज़रूरत अगर लगेगी तो इस स्कीम को भी सरकार बढ़ाएगी कि नहीं अब 5,000 नहीं, इसको 10,000 किया जाए, 8,000 किया जाए। तो ये सब भविष्य में छिपा हुआ है। आज का स्थिति यही है, ये लमसम अमाउंट है, ये प्योरली पहला दिन बतला दिया। ये सबसे अच्छा इस चीज़ है ये कि मुझे पता है कि आफ्टर 60 ईयर मुझे क्या मिलेगा, हर चीज़। जी। हमको पेंशन कितना मिलेगा, और एक मुश्त फाइनली जब लास्ट में नॉमिनेशन के पास, नॉमिनी के पास जब जाएगा उसको क्या मिलेगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के बारे में एक चर्चा की, तो हम जानना चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी अगर और चर्चा हो जाए कि ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। यह स्कीम जो है ये 2015 में भारत सरकार लेकर के आई। पहले क्या होता था कि कोई खाताधारी बैंक में खाता रखता है, उसका कुछ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में कुछ हो गया, कहीं जा रहा है, कहीं रोड एक्सीडेंट कुछ हो गया, तो उसको कुछ नहीं होता था। जी जी। वो अब उसका खाता में जो पैसा है उसको भी प्राप्त करने के लिए जो उसके नॉमिनी हैं या लीगल हेयर्स हैं उनको भी बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था। तो वो सबको तो ठीक किया गया, नॉमिनेशन कंपलसरी कर दिया गया। तो नॉमिनेशन हो जाने के बाद वो भी पैसा आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक परिवार का एक कमाने वाला आदमी चला गया या उसके साथ उसका कोई अंग चला गया, जिसको कहते हैं पार्शियल जी जी। डिजेबिलिटी या फुल डिजेबिलिटी। तो पार्शियल डिजेबिलिटी मतलब कि अगर किसी का एक हाथ या एक पैर अगर किसी कारण से उसका नुकसान हो गया तो उसको भी 1 लाख का पेंशन, ये इंश्योरेंस स्कीम है। मतलब वन टाइम मिलेगा या वन टाइम। अच्छा। ये 12 रुपया से, 12 रुपया के प्रीमियम से बोले तो 1 रुपया का महीना का प्रीमियम है, और ये बढ़ा करके अभी एक्चुअली 20 रुपया कर दिया गया है। तो इस 20 रुपया में 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी भारत देश में तो नहीं है, बाहर भी कहीं नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जो एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ा मतलब राहत का काम करता है। हम नहीं कहते हैं कि उसे उसका जीवन चल जाएगा, लेकिन एक राहत मिलता ही है कि उसका मान लीजिए 2 लाख रुपया उसका जो उसकी पत्नी है या बेटा है वो कोई व्यवसाय कर सकता है। जी जी जी। तो इस लिहाज से वो एक अच्छा स्कीम है। अगर कोई दंपत्ति इनकम टैक्स पेई है तो वो अटल पेंशन में उसकी कोई भी व्यक्ति ले सकता है। मतलब सपोज अगर पति जॉब करता है और पत्नी अगर अटल पेंशन योजना से जुड़ सकती है, अगर वो कुछ नहीं हाउस वाइफ है तो? हाँ, जुड़ सकती है। अच्छा। जुड़ तो ऐसे, जबकि वो तो सरकार की योजनाओं के साथ ऐसा हो सकता है कि पति की जिम्मेदारी पत्नी और पत्नी की जिम्मेदारी पति है। देखिए, वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब आप पेंशन का मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन आप लेने जाते हैं उस समय में आपको अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। जी जी। ठीक है। तो अगर हस्बैंड सरकारी नौकरी में है तो जाहिर तौर पर वो उनकी पत्नी भी उस पेंशन योजना में है। मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी स्टैट्यूटरी पेंशन प्लान में तो डायरेक्ट तो नहीं है ना, इनडायरेक्ट रूप से? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हो गए ना सर। अच्छा। जो हस्बैंड है जी जी। उनका डेथ होगा तो फैमिली पेंशन इनको अपने आप मिलेगा। तो ये तो अपने आप जुड़ गई, इसलिए इनको पेंशन इनको उसमें नहीं जा सकती। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। आप आज के दिन में वो नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज नौकरी में रहते हुए अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो फिर तो उनको पेंशन मिलेगा ही। और अटल पेंशन योजना क्या कहता है, मेन पेंशनर, मेन जो लाभार्थी है वो मरेगा तब ना स्पाउस को मिलेगा। तो स्पाउस को तो वहाँ मिल ही रहा है। अच्छा, तो ऐसे स्थिति में नहीं, संभव नहीं। नहीं। अच्छा, इसका जो प्रीमियम के बारे में आपने जो बात कही है कि अटल पेंशन योजना में प्रीमियम किसी महीने हम नहीं दे सकते हैं तो कुछ फाइन्स के साथ जुड़ेगा, तो अमूमन अगर कोई 40 साल का कोई एक व्यक्ति अगर इसके साथ जुड़ता है तो इसका प्रीमियम क्या होगा? 40 साल बिल्कुल एज में, जैसे कल 40 साल मेरा होने वाला है और मैं आज जुड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 42 रुपया अगर 1,000 का प्रीमियम, 1,000 का ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको 42 रुपया जमा करना है 18 साल के उम्र वाले के लिए, जो 18 साल जस्ट कंप्लीट किए हैं। और उसी तरह से जस्ट जो कंप्लीट करने वाले हैं 40 साल,
उनके लिए ये इसका कंट्रीब्यूशन जो है, प्रीमियम नहीं कंट्रीब्यूशन जी वो है 291 रुपया। 291 रुपये। अच्छा, हर महीना देना, मतलब हर महीना देना या हर क्वार्टरली? हर महीना, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बोलेंगे कि अगर आप, जैसे अभी आपने कहा कि किसी महीना नहीं हो पाया, मान लीजिए 42 रुपया नहीं हो पाया तो ठीक है, किसी तरह से अगले महीना में मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर 6 महीना जमा कर लेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना। तो फिर तो हो सकता है किसी दिन ऐसा हो कि पूरे दिन का मजदूरी उसको जमा करना पड़ जाएगा, फिर खाएगा क्या। इसलिए मतलब वो अच्छा नहीं है कि वो 6 महीना का करे या 3 महीना का करे, महीना का रखे कि अपना अगर 2 रुपया भी पर डे निकाल लेगा जी तो वो जमा कर लेगा। अच्छा, जैसे आपने इंश्योरेंस की बात की तो मेरे दिमाग में एक बात आई, न्यू पेंशन स्कीम में ये किस तरह से क्या है? ये कुछ है? न्यू पेंशन स्कीम क्या है? ये क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जैसे एक तो है पेंशन स्कीम जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलता था, वो भी 2010 से पहले के लोगों को मिलता था। इसको पुराना पेंशन स्कीम का, पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ओल्ड पेंशन स्कीम 2010 में लगभग मोटा मोटी पूरे देश में स्टॉप हो चुका है। अब डिसकंटिन्यू है वो। अब न्यू पेंशन स्कीम आ गया। न्यू पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाता है 10% का जाता है और एम्प्लॉयर उसमें 14% का कंट्रीब्यूशन दे करके ये कॉर्पस बनता है। और इसको पेंशन, वही जो पेंशन फंड जो मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर जो हैं, वो इसको इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। मार्केट में वो निर्धारित है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, आप स्वयं उसको देख सकते हैं। और वो प्री डिफाइंड है, मतलब ना आप चेंज कर दे सकते हैं, वही रहेगा जब तक वो ऊपर से जो फंड मैनेजर हैं, जो मैनेज कर मैंने जो डिसाइड कर लिए हैं, वही रहेगा। और आप उसको अपना मॉनिटर कर सकते हैं। और उसमें जो कॉर्पस बनता है वो जाकर के जब रिटायरमेंट होगा तो उसमें सर्टेन परसेंटेज उनको वापस मिलता है, सर्टेन परसेंटेज का फिक्स कर दिया जाता है और उसका तरह से पेंशन उनको मिलता है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है प्योरली, और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई काम नहीं है। अब जैसे सरकार की इतनी अच्छी योजना है अटल पेंशन योजना, या आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात कही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें बैंक किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ता है, कि वो जोड़े कि वो इस योजना के बारे में जाने और जानने के बाद जो इससे जुड़े और इसका लाभ उठाए। तो आप लोग भी मतलब क्या अपने स्तर से क्या करते हैं कि हम अपने स्तर से जब भी हमारे यहाँ बैंक में कोई खाता खोलने आता है तो हम उसकी पूरी जानकारी जो फॉर्म में जो बनाया गया है, उस फॉर्म में खाताधारी जो खाता खोलने आए हैं उनका सारा जानकारी उसमें डाला जाता है। क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, उनका इनकम क्या है, ये सारा चीज़ उसमें आता है। और जब हम ये पाते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही जुड़ा हुआ आदमी है, जिसका एक छोटा मोटा व्यवसाय है या मजदूरी करता है, तो हम लोग उसको मतलब एक कैंपेनिंग मोड में हम उसको बतलाते हैं कि आप इस स्कीम से जुड़िए, इससे आपको भविष्य में फ़ायदा होगा। तो अधिकतर लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन चूँकि बैंक भारत सरकार की ही बैंक है और हम अगर कोई बात बोलते हैं तो उसको बहुत ही मतलब सही रूप में लिया जाता है, तो जनरली लोग कन्विंस हो जा रहे हैं। कुछ लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं जब हम नहीं रहेंगे फिर क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में सरकार को भी थोड़ा सा इसका पब्लिसिटी पर जोर देना चाहिए। गांव-गांव में लोगों को अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है जी। तो इसको देखते हुए इसका प्रचार प्रसार का रिक्वायरमेंट है। और अगर ये हो तो ये स्कीम बहुत अच्छा और भी हो सकता है। अच्छा, न्यू पेंशन स्कीम में मान लीजिए कि एक दंपति में पति पत्नी में कोई एक व्यक्ति जो है न्यू पेंशन स्कीम में अपना लाभ ले रहा है, लाभ लेने के लिए उसने अंशदान किया है, और दूसरा व्यक्ति अगर अटल पेंशन योजना में अगर शामिल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो दोनों चल सकता है? सर मैं फिर बोलूँगा, जो मैंने शुरू में कहा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसका डिफरेंस हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। पेंशन का जितना भी स्कीम है, वो या ओल्ड पेंशन स्कीम हो या न्यू पेंशन स्कीम हो या अटल पेंशन योजना हो, सभी में पेंशन का मतलब होता है दो आदमी,
एक आदमी जो पहले उसमें एंट्री लिया और उसके नहीं रहने के बाद ऑटोमेटिकली उसका स्पाउस उसके लिए वाह ये हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। जी तो जैसे ही आपने एनपीएस में ले लिया तो एक पेंशन में जब आप चले गए तो अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बना है कि कोई आदमी 2 पेंशन लेगा। जी जी जी। ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब ने अटल पेंशन योजना के बहाने बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दी। दर्शक इससे लाभान्वित होंगे, आशा करते हैं कि इससे जुड़ेंगे और लोगों को भी बताएंगे। डॉक्टर साहब, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। आप इतनी अच्छी जानकारी दिए, इतनी सारी योजनाओं के बारे में जानकारी आपने विस्तृत रूप से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।